आज इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 30 क्वेश्चनों की, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलने वाले हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से बताना है। तो पहला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। साथियों, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताइएगा वर्ष 1986 में ये पारित हुआ था और इसे छाता विधान के नाम से भी जाना जाता है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया। पहला प्रश्न आपसे बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो आप बताएंगे डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे वर्ष 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। और डॉल्फिन को ही गंगा का टाइगर कहा जाता है। क्या गंगा का टाइगर किसे कहा जाता है? डॉल्फिन को कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 लेते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। वर्षा ऋतु से पहले बोई जाने वाली फसल कौन सी फसल है? वर्षा ऋतु से पहले मतलब गर्मियों के मौसम में, तो भाई वह फसलें होती हैं जायद की फसलें। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा। जैसे हम बात करें, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये क्या है भैया? जायद की फसलें हैं जो कि वर्षा ऋतु से पहले बोई जाती हैं। पूछा जाए रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, तो आप बताएंगे अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई होती है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। तितलियों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो साथियों, तितलियों के लिए जो प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है वह कर्नाटक राज्य में है। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। अब आप लोग कहोगे उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा बन्नेरघट्टा उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। क्या है? बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान तितलियों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कर्नाटक राज्य में है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया सर्वाधिक किस अंग में संपादित होती है? ध्यान रखिएगा साथियों, जो भोजन का पाचन है वह हमारे मुख से ही शुरू हो जाता है और सबसे अधिक पाचन क्रिया छोटी आंत में संपादित होती है। विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? बताएं आप लोग। ध्यान रखिएगा साथियों, जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। विकल्प बी हमारा राइट आंसर होगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो आप ध्यान रखेंगे 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। यदि आपसे पूछा जाए सबसे प्राचीन बलत पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो आप बताएंगे अरावली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? ऐसे प्राणी जो बच्चे देते हैं या जो स्तनधारी होते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो आप बताइएगा। ऐसे प्राणी जो बच्चों को जन्म देते हैं वह जरायुज प्राणी कहलाते हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और
ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं वह अंडज प्राणी कहलाते हैं। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। ध्यान रहेगा ना सभी को। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? हरा ग्रह। तो भाई यहां पर राइट आंसर हमारा विकल्प सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, वरुण ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता है। विकल्प सी हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि भाई इसमें क्या है, मीथेन की अधिकता है। ठीक है। यदि आपसे पूछा जाए लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, लेटा हुआ ग्रह, तो आप बताएंगे अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आप बताएंगे पृथ्वी को कहा जाएगा। चमकीला ग्रह किसे कहा जाएगा, तो बताइएगा शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहाँ कार्य करने वाले लोगों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? बताएं आप लोग, कहाँ कार्य करने वालों को श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है? तो आप बताएंगे सीमेंट उद्योग में जो काम करते हैं उनको क्या है, श्वेत फुफ्फुस रोग हो जाता है। ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जो कोयला उद्योग में काम करते हैं उन्हें होता है ब्लैक लंग रोग। ठीक है, ध्यान रहेगा। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर कहा गया है, नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? देखिए, जानवर हमारे साथी, इससे क्या है, शिक्षार्थियों को रोचक तरीके से क्या है, परिचित कराना है। तो सबसे उपयुक्त होगा जानवरों तथा उनकी उपयोगिता के आधार पर आप उन्हें एक फिल्म प्रदर्शित करें कक्ष में। इससे क्या है, बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे। विकल्प डी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कार के निष्कासित धुएं में कौन सी जहरीली गैस होती है? साथियों, जो कार से धुआं निकलता है उसमें भाई कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, जो कि अत्यधिक हानिकारक गैस होती है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस कहा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को आग बुझाने वाली गैस कहा जाता है। ठीक है। और पूछा जाए किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है, तो आप बताइएगा मीथेन को कहा जाता है। पूछा जाए ओजोन परत के लिए किस गैस से सबसे अधिक हानि है, तो आप बताइएगा CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? बताएं आप लोग, खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आप बताइएगा सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। विकल्प बी हमारा यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। देखिए साथियों, मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन लाता हूँ नपे तिले हुए जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। कोई भी ऐसा आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके सिलेबस से बाहर हो या फिर एग्जाम में आने की संभावना ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अधिकेंद्र शब्द किससे जुड़ा हुआ है? अधिकेंद्र, जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा एपी सेंटर। ध्यान रखिएगा साथियों, जो हमारी जब साथियों भूकंप आता है और भूकंप की पहली किरण पृथ्वी पर जहां पर सबसे पहले पहुंचती है उसी को ही क्या कहा जाता है, अधिकेंद्र कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं अधिकेंद्र शब्द भूकंप से जुड़ा हुआ है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? तो आप बताएंगे रिएक्टर स्केल से इसकी तीव्रता को मापा जाता है। और भूकंप के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आप बताएंगे भूकंप के अध्ययन को सीस्मोलॉजी कहा जाता है। पूछा जाए आपसे पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे ज्वालामुखी को। ये सारे पॉइंट भाई आपको नोट करना है,
यहाँ पर ध्यान से सुनते जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया है। अप्पी को आंदोलन को चिपको आंदोलन के दक्षिणी संस्करण के रूप में जाना जाता है। यह आंदोलन कब शुरू हुआ था? देखिए भाई, जो अप्पी को आंदोलन है आप सभी को पता है, ये चिपको आंदोलन का क्या है? कॉपी है। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। और अप्पी को आंदोलन हुआ कहां पर था? तो भैया ये हुआ था कर्नाटक राज्य में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक राज्य में हुआ था। इसके जनक कौन थे? तो आप बताएंगे इसके जनक थे पांडुरंग हेगड़े, इसके जनक थे। ठीक है, कब शुरू हुआ था? तो आप बताएंगे वर्ष 1983 में शुरू हुआ था भाई। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। जितने पॉइंट बताए हैं सभी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आंदोलन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। पिरामिड में उत्पादकों को हमेशा रखा जाता है। साथियों, जो ऊर्जा का पिरामिड बनता है आप सभी को पता होगा, इसमें बताना उत्पादक कहाँ पर रहते हैं। तो भैया आप सभी को पता है, सबसे नीचे कौन रहता है? उत्पादक रहता है। फिर उससे ऊपर कौन रहता है? प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और सबसे ऊपर कौन रहता है? अपघटक रहता है। तो हम कह सकते हैं पिरामिड में जो उत्पादक होते हैं वह कहाँ पर होते हैं? तो भैया यह सबसे नीचे होते हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। मैंने आपको डायग्राम से समझा दिया है जिससे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद भाई हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। बताएं ऐसा क्यों है? भाई जो प्राइमरी लेवल है इसमें क्या है, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है इसको अलग से नहीं रखा गया है, बल्कि पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत ही सभी को रखा गया है। ऐसा इसलिए हुआ है भाई क्योंकि इस आयु के जो बच्चे हैं वह अपने परिवेश को अलग अलग रूप में नहीं देखते, बल्कि क्या है, समग्र रूप में देखते हैं। विकल्प ए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। मैंने साथियों इसमें पेडागोजी के क्वेश्चन भी शामिल किए हैं क्योंकि आप लोग बार बार कमेंट करते थे कि पेडागोजी भी हमारी साथ साथ कवर होती जाए। तो भाई आपके दोनों टॉपिक साथ में कवर होंगे। ठीक है, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन हैं। आप लोग हमें जरूर कमेंट करना आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। तो भाई उनका नाम था रोनाल्ड रॉस। इन्होंने ही बताया था कि जो मलेरिया है वह किससे फैलता है? मच्छर से फैलता है। और इन्होंने ही क्या है, मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज की थी। क्या इसकी खोज की थी? प्लाज्मोडियम। इन्होंने ही बताया था कि जो मलेरिया है वह मलेरिया के परजीवी प्लाज्मोडियम से फैलता है। ठीक है, और मलेरिया की जो दवा है साथियों कोनेन, यह किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो बताएंगे आप सेनकोना वृक्ष की छाल से कोनेन नामक दवा प्राप्त की जाती है जिसका यूज मलेरिया के उपचार में होता है। ठीक है, इन्हें नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? 1902 में। ए पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक क्या है? जो भैया प्रकृति से हमें सीधा प्राप्त होगा वह क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। तो यहाँ पर साथियों जो सेलुलोज है ये क्या है भाई? एक प्राकृतिक बहुलक है। विकल्प सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी जो बेकेलाइट है, पीवीसी है, नाइलॉन है, ये तीनों क्या है भैया? ये तीनों कृत्रिम बहुलक हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा ना सभी को। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? मतलब सीधा साधा यहां पर पूछा गया है लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात जो आरबीसी है इसका निर्माण हमारे किस अंग में होता है भैया? तो इसका निर्माण होता है
बोन मैरो अर्थात अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। विकल्प डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। और जो आरबीसी की मृत्यु है वह कहाँ पर हो जाती है, तो इसकी मृत्यु होती है प्लीहा में, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र कहा जाता है। ठीक है, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वह कौन सा जीव है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? तो देखिए आपको पता है वायु प्रदूषण को मॉनिटर कौन करता है, लाइकेन करता है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और जो लिटमस पेपर है साथियों, लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस पेपर किससे प्राप्त होता है, लाइकेन से प्राप्त होता है। और शैवाल और कवक के बीच, शैवाल व कवक के बीच सहजीविता का संबंध कौन दर्शाता है, लाइकेन दर्शाता है। ठीक है, कवक का अध्ययन क्या कहलाता है, तो भैया बताएंगे कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बताएंगे फाइकोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बैक्टीरिया की खोज किसने की, आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने की। ये सारे पॉइंट आप लोग भाई ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको ना तो याद करना है ना नोट करना है, आपको भाई दिमाग में याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है, यदि आप वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के अध्ययन को, तो भाई कीटों के अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। और मैंने अभी बताया आपको शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, फाइकोलॉजी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। और सांपों के अध्ययन को कहा जाता है ओफियोलॉजी। ध्यान रखिएगा भाई, आप बड़े से बड़े क्लास देखिए, आप वहां पर आपको मात्र 1 घंटे में 20 से 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, और यहां पर मैं आपको मात्र 20 मिनट में 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवाता हूं, वो भी इतनी व्याख्या के साथ। आपको ऐसा भाई कहीं नहीं मिलेगा, फ्री में भाई आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, इतना तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं। तो भाई आप मेहनत के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ इसे शेयर कर दिया करें, तो भाई वही क्या है, गुरु दक्षिणा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला है, नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि जो नेपानगर है यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप ध्यान रखिएगा, नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। और ये है कहां पर, तो भाई ये मध्य प्रदेश में है। विकल्प डी हमारा राइट आंसर होगा। मध्य प्रदेश में कहां पर है, तो भैया मध्य प्रदेश में है, बुरहानपुर जिले में है। ठीक है, बुरहानपुर जिले में नेपानगर अखबारी कागज फैक्ट्री है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? भूरा कोयला, तो भाई भूरा कोयला कहा जाता है लिग्नाइट को। किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाएगा। और सबसे उच्च कोटि का कोयला किसे कहा जाएगा, तो आप बताइएगा एंथ्रेसाइट को कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की लगभग मात्रा 95% होती है। और सबसे निम्न कोटि का कोयला किसे कहा जाता है, तो बताइएगा पीट कोयला को सबसे निम्न कोटि का कोयला कहा जाता है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए? यदि आप शिक्षक हैं भाई और आप प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन, तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताएं आप इसमें से कौन सा होगा। जल्दी से आप चारों विकल्प को पढ़ें और आंसर इसका कमेंट करें। तो मैं आपको आंसर बताता हूं, सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा कि आप बच्चों को क्या करेंगे, उनके प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ जोड़कर बच्चों को क्या है अधिगम करवाएंगे, जिससे बच्चा क्या है आसानी से सीखेगा। विकल्प डी हमारा क्या है राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईस्ट किसके अंतर्गत आता है? ईस्ट, ध्यान रखिएगा मेरे भाई, चाहे वह बात करें हम पेनिसिलिन की, चाहे हम बात करें मशरूम की, ये भैया सभी क्या हैं कवक के अंतर्गत आते हैं।
या फफूंद के अंतर्गत आते हैं। विकल्प बी हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, तो भैया उसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये विश्व की क्या है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और पूछा जाएगा ये स्थित कहां पर है, तो आप बताएंगे दक्षिणी अमेरिका में यह स्थित है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे लंबी आयु किस पेड़ की होती है? सबसे लंबी आयु, तो भैया सबसे लंबी आयु होती है सिकुआ पेड़ की। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। और सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है, तो आप बताएंगे यूकेलिप्टस होता है। और इसे ही भैया क्या है, आतंकवादी वृक्ष कहा गया है। और जो बांस है ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा है। ए पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बच्चों में भाई जो प्रोटीन की कमी होती है तो उन्हें क्या है, मरासमस नामक रोग हो जाता है। विकल्प डी हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। और हीमोग्लोबिन की कमी से क्या है, एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से क्या है, स्कर्वी रोग हो जाता है। पारा से क्या है, मीनी माता रोग हो जाता है। ठीक है ना। जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं आपको ही ऐसे तैयारी करना है भाई। आपको मैं लिख के देता हूं, आपके 30 में से कम भाई 28 नंबर अवश्य आएंगे। ठीक है, बिल्कुल आप फ्री माइंड में पढ़ें, बिल्कुल भी आप टेंशन ना लें। इनमें से किस गैस से मछली जैसी गंध आती है? मछली जैसी गंध बताना है किससे आती है। तो भैया जो ओजोन गैस है इससे क्या है, मछली जैसी गंध आती है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जाएगा सड़े अंडे जैसी गंध किससे आती है, तो सड़े अंडे जैसी गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। पूछा जाएगा कोयले की खानों से कौन सी गैस निकलती है, आप बताएंगे मीथेन गैस निकलती है कोयले की खान से। और धान के खेत और जुगालू करने वाले पशु हैं, इनसे भी क्या है, मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। मैं एक पॉइंट बार बार इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। क्योंकि आपके माइंड में एक चीज होती है जिसे आप बार बार सुनते हैं, वो आपको क्या है, हमेशा के लिए याद हो जाता है, आप कभी नहीं भूलते। चलिए अगला है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भैया हम आलू की सब्जी बनाएंगे तो किसके साथ बनाएंगे, शिमला मिर्ची के साथ बनाएंगे मेरे भाई। ठीक है, मतलब आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, शिमला में है। और जब अपने चावल को यदि आप चावल को भाई दांतों से काटेंगे तो क्या है, कट कट की आवाज आएगी। मतलब चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक में है। ये साथियों ऐसे कुछ टिप्स होते हैं जिससे आप इन्हें आसानी से याद भी रख सकते हैं। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। आपको क्लास पसंद आई हो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कितना स्कोर किया 30 में से वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।